We need leaders not in love with money, but in love with justice. Not in love with publicity, but in love with humanity. सबसे पहले सभी हमारे राजनेता कहते हैं कि राजनीति में हम आए हैं समाज सेवा के लिए। इस तरह की मुझे विचारधारा कहीं भी नजर नहीं आती। If you want to change the society, you have to change yourself first. यस, कि दिल्ली शहर के अंदर में एक काउंसलर बनने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं कि एमएलए से ज़्यादा पावरफुल पार्षद है आज की डेट के। एमएलए से ज्यादा पावरफुल। आप इंडिया को जब हम कहते हैं कि इंडिया एक है, उस लैंड को आप 5 कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं अमीर और गरीब के हिसाब से? तो क्या हम मान के चलें कि हमारे अंदर जो आज़ादी के वीरों का खून था वो ठंडा पड़ गया इस 75 साल की आज़ादी के बाद में? तो ऐसा ही है। तो दिल्ली के अंदर में एमसीडी में आज भी जो तरीका चल रहा है कि बही खाते वाला सिस्टम चल रहा है। नियम और कायदा क्या करेगा? आप अगर सीधे तरीके से एमसीडी में जाएंगे तो आप नक्शा ही पास नहीं करा सकते बिना रिश्वत दिए। We need leaders not in love with money, but in love with justice. Not in love with publicity, but in love with humanity. आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास शख्सियत है जो कि एक्स नॉमिनेटेड काउंसलर है, जो कि बहुत सारी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और जो कि एक्स मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी दिल्ली है। आपने देखा होगा कि एक व्यापारी की बहुत सारी समस्याएं होती है। दिल्ली है, व्यापार कैसे करना है। आए दिन कोई कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, कभी कोई लेंटर के नाम पे पैसे लेने आ जाता है, कभी कोई पानी के कनेक्शन के नाम पे पैसे लेने आ जाता है। आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, ट्रेड लाइसेंस के नाम पे पैसे लूटे जाते हैं। इन सब मुद्दों के बारे में और बहुत सारे मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। टैक्स के मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। इन सब मुद्दों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास शख्स श्री विक्की गुप्ता जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स काउंसलर नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और एक्स मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, और ये हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के भी है, क्योंकि दिल्ली मैं समझता हूँ एशिया की सबसे बड़ी। यस अंकित जी, यस। कुछ आप अपने बारे में विक्की जी थोड़ा सा हम लोगों को और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताए। अंकित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकनेक शो में विक्की गुप्ता जी। थैंक यू अंकित जी, धन्यवाद। वैसे तो मैं जनरली आज की डेट के अंदर में पब्लिक इंटरेक्शन से दूरी बना के रखता हूं, क्योंकि अब ये बड़े एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि आप जर्नल मुद्दों पे टॉक करते हो तो सबको क्या लगता है कि ये पर्सनल मुद्दों पे टॉक हो रही है और व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं बातें, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 53 की है। 53 साल 40 साल मुझे वर्क एक्सपीरियंस हो गया। इन 40 साल के अंदर में मेरे को शौक़ रहा बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने का, बहुत सारे राजनीतिक दलों से भी जुड़ा मैं। पर आज इन सब चीज़ों से मैंने इस उम्र के अंदर ही आके अभी दूरी बना ली है, क्योंकि आज हम जो सोशल एंगल से देखें और पर्सनल एंगल से भी देखें तो राजनीति का स्तर या हमारे सोसाइटी का, समाज का स्तर बहुत ही अलग लेवल पे चला गया है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि हम पश्चिम से भी करें, कि हम कहेंगे कि भाई नहीं पश्चिमी कल्चर ये है, और हम पूर्व के अपने हिंदुस्तान के कल्चर से भी बात करें, तो आज हम क्या है कि ना तो हम पश्चिमी कल्चर के हो पा रहे, ना हम हिंदुस्तानी बन पा रहे। बीच में लटक गए हम। बीच में लटक गए हैं। बड़ा पेंडुलम हो गए हम कि भाई टिकटॉक हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कर रहे हैं। विडंबना है ये। विडंबना। मैं ये कहूँगा, ये कहना मुझे बिल्कुल भी कोई तो शोक्ति नहीं होगी कि आज जो बेंचमार्क हो गए हैं लाइफ के जी, सब लोग क्या है कि दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि वो क्या डिलीवर कर रहा है समाज को, या किसी व्यक्ति से जिससे वो उम्मीद कर रहा है वो उसको क्या डिलीवर कर रहा है, ये कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा है। ये जबकि सोचना चाहिए हमको कि हम जो उम्मीदें दूसरों से पालते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए, या जो हम समाज से उम्मीद पालते हैं तो हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं।
कहा जाता है ना अक्सर कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, यस यस, और वो चीज़ मिसिंग है। बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गई है, मिसिंग नहीं, बहुत ज़्यादा मिसिंग। तो क्या यही रीज़न रहा कि आपने राजनीति से अपनी दूरियां बना ली? बिल्कुल, ये सबसे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने राजनीति से दूरियां इसीलिए बना ली कि अगर मैं आज राजनीति को देखूं जी तो राजनीति के लिए जो सबसे पहले सभी हमारे राजनेता कहते हैं कि राजनीति में हम आए हैं समाज सेवा के लिए, जो आजकल सभी नेता कहते हैं, पर आज इस तरह की मुझे विचारधारा कहीं भी नज़र नहीं आती है। जो ज़माना आ गया है सब पंप एंड शो का ज़माना हो गया है, और राजनीति का स्तर इस तरह का हो गया है कि भैया आप यहाँ पे पैसा कमाओ और यहीं पे पैसा खर्च करो तो आप बड़े नेता हैं। तो क्या राजनीति अपने आप में एक बिजनेस बन चुका है? यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे तो मैं आपको एक बिल्कुल काली सच्चाई बताता हूँ प्लीज़ बताइए। कि दिल्ली शहर के अंदर में एक काउंसलर बनने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं। आप देखिए, एक जिसके अंदर में आपको सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये मात्र मिलते हैं, कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, और वो भी आपको वीकली बैठक अगर आप अटेंड करेंगे तो 400 रुपये मिलेंगे। तो अगर हम महीने के अंदर में 5 बैठकें भी मान ले जो मैक्सिमम होती है तो एक 2000 रुपये काउंसलर को मिलते हैं। अगर उसके एरिया की जनता भी उससे डेली मिलने आती है 10-20 लोग भी, तो रोज़ाना उसका 200-400 रुपये का खर्चा हो जाता है अपने एरिया की जनता को अटेंड करने के लिए। ज़्यादा ही हो जाता होगा जी। नहीं, मैं एक जर्नल कह रहा हूँ। तो अगर मैं एक पार्षद का अगर खर्चा आज ये देखूँ तो मिनिमम एक पार्षद का आज की डेट में खर्चा पर डे का 3000 रुपये पर डे का है, तो 1 लाख रुपये महीने का खर्चा आता है, पर उसकी इनकम क्या है वहाँ से 2000 रुपये। और अगर हम इसके में भी उठाएंगे कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं, तो अगर हम प्रोफाइल उठाएंगे तो 98% काउंसलर अपनी जो इनकम डिक्लेयर करते हैं या जो वो अपने खर्चे डिक्लेयर करते हैं वो हर जगह मिसमैच हो जाएगा। तो वो कैसे उस सोशल स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। और क्या होता है ऐसा कि 5 साल के अंदर में कि वो पार्षद और दुगने जोश से पार्षद के लिए ही लड़ना चाहता है, एमएलए की जगह भी। तो दिल्ली के अंदर में अगर आज आप देखेंगे, दिल्ली के नज़रिए से कह रहा हूँ कि एमएलए से ज़्यादा पावरफुल पार्षद है आज की डेट के अंदर में। एमएलए से ज़्यादा पावरफुल आज की डेट के अंदर, क्योंकि एमएलए तो आज की डेट के अंदर में, क्योंकि एमएलए की जो पावर्स हैं जी वो फ्रीज कर दी गई हैं काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार की। तो उसके अंदर से मैं अगर देखूंगा तो काउंसलर जो इस एरिया का है, जिससे जन समस्याएं ज़्यादा लोगों को पब्लिक डीलिंग पड़ती है, अगर आप देखेंगे कि लोग अपने एरिया के कितने एसीपी के नाम जानते हैं, कितने डीसीपी के नाम जानते हैं, पर एसएचओ को सब जानते हैं, और एसएचओ से पहले अपने एरिया के बीट वाले को सब जानते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सोचने की ज़रूरत है ना। आगे बात करते हैं। क्या एक अंदाज़ा एक सैलरी रहती होगी काउंसलर की? सैलरी तो है ही नहीं ना, मैंने आपको बताया ना, अभी क्लियर करा। कुछ सरकार की तरफ से कुछ पर्क्स इनको, कुछ भी सुविधाएं नहीं है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो क्या ये फ्री में समाज सेवा करते हैं आपके हिसाब से? जैसे आप बता, ये सर कहाँ से आता है सर देखिए, ये बड़ा डार्क क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर आज मैं एमसीडी के अंदर मैं अगर किसी चीज़ में अपना समय दे रहा हूँ, अपना एक मेन बिजनेस छोड़ के एक समय दे रहा हूँ, उस काउंसलर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। 2 तरह के लोग यहाँ पे इस फील्ड के अंदर में आज की डेट में जा रहे हैं। एक तो वो लोग जा रहे हैं जो सरमाएदार लोग हैं और वो पावर्स के लिए जा रहे हैं। और पावर्स किस तरह से मिलती है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप एक कितने भी अच्छे टैक्स पेयर हों और आपने सोसाइटी के अंदर में कितनी भी वर्किंग करी हो जी, पर अगर आपके पास एक कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है, तो आपको एक प्रॉपरली वे में कोई अटेंड नहीं करेगा। जैसे आपको एमसीडी कमिश्नर से आपको मिलना है, तो आप पार्षद है तो एमसीडी कमिश्नर से आप इजीली मिलेंगे। एमसीडी कमिश्नर को आपको समय देना पड़ेगा, आपको अटेंड करना पड़ेगा, आपकी बातें सुननी पड़ेगी। पर अगर आप एक बिजनेसमैन है, इस देश के टैक्स पेयर हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप एक समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको समय मिले या नहीं मिले, तो सबसे पहले तो हो गया पावर गेम। कि पावर गेम है कि भाई आपको एक सोसाइटी, एक मूवमेंट ऐसी बनी हुई है, गद्दी का नशा कह सकते हैं इसको। हाँ, मतलब आप देखिए ना, चेयर का नशा है। मैं आपको यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि
ये चेयर का, कुर्सी का नशा है। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में ये डार्क क्वेश्चंस हैं कि एमसीडी दिल्ली के अंदर में, या अगर हम देखेंगे जितनी भी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की कमेटियां हैं जैसे बॉम्बे वगैरह, वहाँ पे लोग क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पैसा इतना ज़्यादा है, वहाँ पे इतने ब्लैक एंड वाइट सच हैं जो पब्लिक को पता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए एमसीडी के अंदर में कि जैसे कि जो हम टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, आज एमसीडी के अंदर कहते हैं बार बार, पिछले हम 5-7 सालों से आप सुन रहे होंगे कि कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। तो क्यों नहीं है ये पैसे? पैसे हैं, पर वो पैसा को सही तरीके से कलेक्ट करने का तरीका नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2011 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग एमसीडी में होनी चाहिए, पर आज तक 13 साल हो गए, जिसमें बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी रही और आज आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, किसी ने भी उसके ऊपर में वर्किंग नहीं करी। अकाउंटिंग सिस्टम कोई बिल्कुल फेलियर है एमसीडी के अंदर, दिल्ली एमसीडी में, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसका एक प्रॉपर कोई अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं है। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग का किसी को कुछ पता ही नहीं पता ही नहीं है। आप एक सिर्फ बजट एस्टिमेट बनाते हैं, उसका कलेक्शन का तरीका क्या है, अगर वो फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका कहीं भी कुछ भी तरह का कोई एक मेथड नहीं है। मेथड क्या है कि अकाउंटिंग का एक सिस्टम होता है। अगर आज आप व्यापार करते हो तो आपका एक अकाउंटिंग का सिस्टम है, डेबिट और क्रेडिट है। जैसे आज हम हाउस टैक्स के बारे में लेते हैं, बार बार कहते हैं कि हाउस टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, पर बढ़ क्यों नहीं रहा? देखिए आप, आज हम गुड़गामा के अंदर जाएं, दिल्ली से सटे हुए गुड़गामा के अंदर ही, जी। तो गुड़गामा के अंदर भी यूनिट एरिया पद्धति मेथड से ही टैक्स कलेक्ट होता है, पर आपको ईयरली वो आपका हाउस टैक्स का बिल भेजते हैं और कितना पिछले साल का ड्यू है वो सब भेजा जाता है। एमसीडी के अंदर में, दिल्ली एमसीडी में आज तक भी, जो दिल्ली देश की राजधानी है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये बड़े मुझे अचरज की बात लगी। तो ये क्या सेल्फ असेसमेंट करके, ये आप खुद ही असेसमेंट कीजिए या सर आपके जो असेसर्स है? नहीं सर, देखिए 2 चीज़ें हैं। यूनिट एरिया पद्धति लागू क्यों करा गया, पहले हम इस चीज़ को जान लें। बहुत कम लोगों को इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। यूनिट एरिया पद्धति बनाया गया कि भाई एरिया के अंदर में पहले जो टैक्स इंस्पेक्टर थे वो क्या करते थे कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए 1 लाख कर दी, रिटेबल वैल्यू जिसे बोलते हैं, और एक की कर दी 5 लाख और किसी की कर दी 7 लाख। तो डिफरेंट वैल्यू प्रॉपर्टी की वो कैलकुलेट करते थे, जिससे टैक्स के अंदर में डिफरेंस आ जाता था और वो एक क्वेश्चन मार्क और डिबेट का विषय बन जाता था, जिससे उस एरिया के लोगों में भी एक दहशत का माहौल रहता था। तो सरकार ने इसके अंदर में बदलाव करा और इसके अंदर में बनाया कि एक एरिया के अंदर में कवर्ड एरिया के हिसाब से हाउस टैक्स कलेक्ट होगा, एक एरिया की एक वैल्यू रहेगी, जिसको आप आजकल ये कैटेगरी में भी बांटने लगे। कैटेगरी वाइज भी कह सकते हैं इसको, उसी के हिसाब से कैटेगरी वाइज तो है ही। सरकार ने इंडिया के पार्ट्स को बांट दिया कि आप इंडिया की हल्की कैटेगरी में रहते हैं। अब दिल्ली के अंदर भी हमारी कैटेगरी A, B, C, D, E। ए कैटेगरी जहाँ से कि टैक्स कलेक्शन, जहाँ से कि बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान भी 5 गुना ज़्यादा प्राइस पे आपको मिलेगा अगर आप ई कैटेगरी में हो। तो आप इंडिया को, जब हम कहते हैं कि इंडिया एक है, आप उसको अलग अलग, उस लैंड को, हमारी लैंड एक प्रीशियस लैंड है, उस लैंड को आप 5 कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं अमीर और गरीब के हिसाब से? देखिए अंकित जी, मैं आपके इस बात का जवाब ये देना चाहूँगा, मैं यहाँ से थोड़ा आपसे सहमत नहीं रखता। अलग अलग कैटेगरी में बांटने का एक खास मकसद है। देखिए यहाँ सरकार की कोई गलती नहीं है, एक खास मकसद है। एरिया जहाँ पे स्लम एरिया है, हाँ जी, तो आप उन लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लुटियन जोन्स, कनॉट प्लेस के एरिया के हिसाब से आपको हाउस टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू देंगे। देखिए सरकार का काम है अमीर गरीब सब में बैलेंस बना के सबको बैलेंस बना के रखना है। तो पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो तरीका है, सरकार का जो तरीका है, जो सिस्टम है, आज इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने सब सिस्टम डेवलप हो गए हैं,
तो दिल्ली के अंदर में एमसीडी में आज भी जो तरीका चल रहा है वो बिल्कुल आप ये समझिए कि बही खाते वाला सिस्टम चल रहा है। आज भी वहाँ टैक्स के तरीके, अकाउंटिंग सिस्टम या जो सारे सिस्टम चल रहे हैं वो प्रॉपर वे के अंदर में नहीं है जी। तो ये अलग मुद्दा है कि रिवेन्यू कैसे जनरेट हो। रिवेन्यू जनरेट होगा कि भाई आपने अगर ई कैटेगरी है तो ई कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है आप उनका बिल तो भेजेंगे ना। भाई आज बिजली कंपनी बिल भेजती है, पानी कंपनी बिल भेजती है, यहाँ हाउस बिल टैक्स भेजते के हैं सर। नहीं, हाउस टैक्स में भी पहले बिल आते थे, दिल्ली हाउस टैक्स के डिमांड नोट आते थे पहले, आप देखेंगे। तो आज क्यों नहीं भेजा जा सकता, ये मेरा क्वेश्चन। पब्लिक को पता है ना कि ये 3 साल बाद या 4 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे एक एमनेस्टी स्कीम आ जाएगी, पुराने सारे के सारे हाउस टैक्स माफ हो जाएंगे। पब्लिक को इस चीज का पता लग गया, क्योंकि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 15 साल से, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं एक एमनेस्टी स्कीम आ जाती है, इस साल से पहले का जो टैक्स है वो माफ। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है, उन टैक्स पेयर्स के संग धोखा है जिन लोगों ने उस दौरान का टैक्स जमा कराया। आप समझिए जो आज हम कहाँ ले, जिसने टैक्स जमा कराया वो तो अपने आप को बड़ा ही फील्स वेरी वेरी चीटेड। यस, मैं सहमत हूँ बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि एक ये सिस्टम का फेलियर है। अगर हम आज देखना चाहेंगे तो बहुत सारे एमसीडी के अंदर ब्लैक एंड वाइट मुद्दे हैं। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं, आप देखेंगे कि गुड़गांव के दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाम लगा हुआ है। ग्रीन टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल से, पर वो टैक्स कहाँ वाकई में हम इन्वायरमेंट पे जिसका मकसद बनाया गया था, वो इन्वायरमेंट की भलाई के लिए वो टैक्स खर्च हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं देगा। और उसकी वजह से, उस टैक्स कलेक्शन की वजह से कितना पोल्यूशन फैल रहा है कि जो गाड़ियां और जो बॉर्डर पे जाम हो रहा है और जो फ्यूल की खर्च हो रहा है, नेशनल लॉस है। हाँ, तो ये भी एक नेशनल लॉस ही है, नेशनल लॉस है। तो पर उस टैक्स कलेक्शन को तो हम देख रहे हैं, उसकी वजह से कितना लॉसेस हो रहा है, क्योंकि उस हम टैक्स उसको नहीं। कलेक्शन की वजह से अगर 2 घंटे का ट्रैफिक लग गया और जितना आपके फ्यूल की कंजम्पशन लग रही है, और सेकेंडली जो आपका एनवायरनमेंट, जो एमिशंस जो होते हैं गैसेस के, कार्बन मोनोऑक्साइड के या जितनी भी डेंजरस गैसेस होती है, वो कितना आपका एनवायरनमेंट कितना खराब कर रहा है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ ना कि उससे कितना लॉस हो रहा है उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो ऐसे ही एमसीडी के अंदर में बहुत सारे फाइनेंस से लेके एक डार्क पार्ट है जिनको सर, ये जो लेंटर नया घर जब बनता है किसी भी एक कॉलोनी में, चाहे पॉश कॉलोनी हो, चाहे कैटेगरी बी कैटेगरी सी की कॉलोनी होती है, जब भी लेंटर डलता है उस इलाके का एई, जेई और पुलिस वाला वो आपके पास आके खड़ा हो जाता है, और ये तक सुनने को मिला है कि हर लेंटर का, हर घर का, हर लेंटर का प्राइस सेट होता है एमसीडी का। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक बड़ा काला सच है। देखिए, ये कटु सत्य है, सभी लोग जानते हैं। इस दिल्ली शहर के अंदर में, इस दिल्ली शहर के अंदर में, मैंने भी आपसे पहले कहा ना, एक पॉलिसी फेलियर है। यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट काम करते हैं। अगर आज आप मेरे से सच में पूछो तो दिल्ली के अंदर में ना तो दिल्ली सरकार की ज़रूरत है, ना एमसीडी की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रूरत है एक ऐसा बोर्ड बनाने की जिसके अंदर में पब्लिक को सारी सुविधाएं मिले। देखिए, अगर हम ब्लैक एंड वाइट के अंदर में जाना चाहेंगे तो जब आप एक घर बनाते हैं जी, आपके पड़ोसी ने एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी, एक वो अपनी हाइट को ज़्यादा ले गया, तो अब आपको साथ में, जब आप कभी कोई साथ वाला घर बनाएंगे, उसके उस लाइन के अंदर में कोई भी लोग अपना बिल्डिंग बनाएंगे, तो उनको अपने हवा पानी के लिए उसी हिसाब से उनको भी उस अवैध निर्माण में जाना पड़ेगा, क्या वो चाहे या ना चाहे, ये उनकी मजबूरी हो जाती है। तो ये सिस्टम का फेलियर है। दूसरा, आपने कहा कि एक लेंटर माफिया या एक ये सब चीज़ें, देखिए इस सब के लिए हम सब लोग, एक किसी में पर्टिकुलर किसी को दोष नहीं दे सकता, उस सब के लिए हम सब लोग दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? कि हम यहाँ पे नियम और कायदे को के बना तो देते हैं, बना देने के बाद में नियम और कायदा क्या करेगा? आप अगर सीधे तरीके से एमसीडी में जाएंगे तो आप नक्शा ही पास नहीं करा सकते बिना रिश्वत दिए। सर देखिए, मैंने अभी आपसे फिर वही बात कही ना कि नियम और कायदा, तो ऐसा क्यों?
यही तो मैं आपसे सर जानना चाहूँगा ना, ऐसा क्यों? आप ही जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई नक्शा पास नहीं होगा, तो ऐसा क्यों सिस्टम है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जवाबदेही क्यों नहीं है? मैं नॉमिनेटेड काउंसलर रहा, मैंने जनता के इतने मुद्दे उठाए कि भाई ऐसा क्यों, जवाबदेही क्यों नहीं है, एक टाइमलाइन क्यों नहीं है? तो उसका कोई भी आदमी जवाब नहीं दे पाया। तो आप ये सोचिए कि वहाँ जाके मैं एक नायक नहीं, वहाँ खलनायक था। क्यों? क्योंकि पब्लिक भी ये मानती है, पब्लिक ने भी जो मुझे सपोर्ट करते हुए कहा कि जी आपके मुद्दे तो सही हैं, आप जनता की भलाई के मुद्दे उठा रहे हो, पर समझो सिस्टम यही है, हम सिस्टम से लड़ना नहीं चाहते। तो क्या हम मान के चलें कि हमारे अंदर जो आज़ादी के वीरों का खून था वो ठंडा पड़ गया इस 75 साल की आज़ादी के बाद में? लगता तो ऐसा ही है। तो फिर अब इसके बारे में तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते ना अंकित जी। जो पानी आता है, क्या जैसे बॉम्बे की बात करें या दिल्ली की बात करें, जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उस स्टेट की, जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में आपका एनडीएमसी है, एमसीडी है, तो ये पानी भी इसी के अंडर आता है? नहीं, पहले एमसीडी के अंदर में पानी बिजली एमसीडी के अंदर था, बाद में इनके बोर्ड बना दिए गए। आज दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में के द्वारा पानी आता है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, एमसीडी के अंदर नहीं है। कुछ सरकारें कहती हैं हम आपको पानी फ्री में दे देंगे, लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं बोलती कि हम आपको स्वच्छ पानी दे देंगे। दिल्ली के अंदर बहुत से लोगों से जब हमारी बात होती है, कहते यार पानी तो आता है 2 घंटे के लिए शाम को, लेकिन वो पानी भी ऐसा होता है कि बिल्कुल पीला। तो क्या साफ पानी का भी अधिकार नहीं है एक टैक्स पेयर को? देखिए, मैं यहाँ पे आपका और जिसमें कि सिर्फ 2 घंटे पानी आता है। देखिए, मैं आपका इस बात के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अंकित जी, आज सरकार को क्या चाहिए? फ्री योजना की जगह सरकार अगर लोअर इनकम वाले लोगों की मदद करना चाहती है, तो आज से 20 साल पहले हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था कि हम लोअर इनकम वालों को पब्लिक स्कीम्स का बेनिफिट दे सकें। जो आज से 10 साल पहले परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनका पैसा सीधा आपके अकाउंट में भेजेंगे। जो राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि जो हम सब्सिडी बांटते हैं वो लोगों में 10 पैसे 5 पैसे पहुंचती है, 90 पैसे की बंदरबाट हो जाती है। तो जब ये इतने बड़े बड़े नेता लोग खुद मान रहे हैं कि ये सिस्टम का फेलियर है, तो आज जब हमारे पास एक नया भारत है और एक नया सिस्टम है, तो हम ये फ्री बांटने की जगह चीज़ें जो उनको सब्सिडी पास ऑन करना चाहते हैं वो उनके जनधन खातों के अंदर में हम उन सबको दें। अगर किसी के पास में अकाउंट नहीं है तो हम उनका अकाउंट खुलवाएं, उस फैमिली का, हेड ऑफ द फैमिली का, और ये सारी जो लाभ की रकम है वो हम उस हेड ऑफ द फैमिली की लेडी को दें। ये जरा ये मैसेज हमारे एक ऑडियंस के लिए आप बता दीजिए। मैं देखिए बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स कोई भी सरकार चलाती है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सब लोगों को इन वेलफेयर स्कीम के अंदर में पैसा ही कैश सब्सिडी ट्रांसफ़र करना चाहिए, जो इस देश के दोनों बड़े नेताओं ने कहा है। राजीव गांधी जी ने भी कहा है पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले, और परम आदरणीय जो आज देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही। पर ये बात लागू क्यों नहीं हो रही, ये मैं कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहूँगा, पर वो कैश पैसा महिला के अकाउंट में जाना चाहिए, हेड ऑफ द जो फैमिली है उसकी लेडी है उनके खाते में जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी परिवार के अंदर में बाई चांसली मेल ही है हेड ऑफ द फैमिली, तो फिर हमें उसके अकाउंट में देना चाहिए पैसा। नहीं तो तकरीबन घरों के अंदर में जितनी भी फैमिलियाँ हिंदुस्तान के अंदर में, उनके अंदर में एक महिला हेड होती है, उस हेड के अंदर में हमें वो पैसा देना चाहिए। और हमको जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो हमें आज की डेट के अंदर में डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट की अकाउंट के अंदर में वो पैसा देना चाहिए। कोई भी स्कीम हमें आज नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इन सब स्कीमों के द्वारा ब्लैक मनी जनरेट होती है, जिसको आज हम सब लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ब्लैक मनी किसी व्यापारी के द्वारा जनरेट नहीं होती, ब्लैक मनी आम आदमियों के द्वारा जनरेट नहीं होती, ब्लैक मनी सरकारी स्कीम के द्वारा ही जनरेट होती है। ये मैं ठोक के कहना चाहूँगा जनता को।
बहुत बहुत ही सुंदर एक मैसेज आपने हमारी जनता को दिया। एक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, एक जो भी एक एमसीडी का एक या जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, नॉर्मल एक जो स्वीपर होता है उसकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है? एक एमसीडी कर्मचारी की कितने घंटे की ड्यूटी होती है? देखिए, उनकी नॉर्मल सुबह से शाम तक की जो ड्यूटी एमसीडी का वर्क स्कोप पे है, हाँ जी। वो ड्यूटी है उनकी स्वीपर्स की, तो जो रेगुलर है। ऐसा क्यों होता है कि एक एमसीडी एम्प्लॉय, एक स्वीपर सुबह सुबह 7 बजे आता है, एक बार झाड़ू लगाता है और चला जाता है? क्या उसको अपनी ड्यूटी जो उसकी 7 घंटे की 8 घंटे की जो ड्यूटी है उसकी, क्या उस दौरान उसको नहीं रुकना चाहिए? और क्या ये चीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को नहीं पता? देखिए, यहाँ पे मैंने भी आपसे पहले कहा ना, कुछ मुद्दे बड़े राजनीतिक ढंग से टैकल करे जाते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की एक यूनियन है। और दिल्ली के अंदर में जब हम यूनियन की बात करते हैं, तो अगर हम सफाई व्यवस्था को हम देखेंगे तो एक पैरेलल कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं है। हमने एक घर घर कूड़ा की योजना बनाई। सर, सरकार आपसे हाउस टैक्स लेती है, उस हाउस टैक्स के बदले आपको जो सरकार को आपको जो सेवाएं देनी चाहिए, आज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हाउस टैक्स बने हुए हैं, बाइफरगेटेड कर दिया है। और उन कैटेगरीज के अंदर भी अगर प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं मिलेगी, हर कॉलोनी में, हर एरिया में एक एमसीडी का स्वीपर होता है तो एक पर्सनल स्वीपर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी ड्यूटी क्या है। ये सुबह 7 बजे आएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड, शायद जो एक्चुअल एम्प्लॉय होगा उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रखी होती है। और मुझे तो ये जान के बड़ी हैरानी हो गई कि एमसीडी के एम्प्लॉय की जो सैलरी है, वो एक नए एमबीए, जो एक नया ज्वाइनर होता है ना, फ्रेशर होता है, उसकी सैलरी शायद 20,000 रुपये होगी। इनकी सैलरी अभी फिफ्थ पे कमीशन आई है सर, शायद 60 से 70,000 रुपये। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, पर यह है कि 45-50 हजार रुपए तो रेगुलर तो कर्मचारी फिर ये रोना किस चीज का कि गरीब है? देखिए अंकित जी, मैं आपको ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आज हम इस देश में वोट बैंक की राजनीति के अंदर में हम इस कदर उलझ चुके हैं कि हम सोसाइटी का भला नहीं चाह रहे, और सोसाइटी के भी जो लोग हैं वो इस तरह उलझ चुके हैं आपस के अंदर में, वो खुद का भला नहीं चाह रहे। तो ये तो एक सिस्टम ही पूरा इस टाइम हम जब अगर हम खड़े होकर सिस्टम फेलियर है सर, ये सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर है। आप हाउस टैक्स देते रहिए, सफाई के नाम पे जीरो। एक नॉर्मल सिटीजन को क्या चाहिए? सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉपर तरीके से क्लीन एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक। सेफ्टी के नाम पे जीरो, सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। मैंने पीछे भी कई सारे पॉडकास्ट में बोला है कि पुलिस वाला जो है ना, वो रात को निकलता है, वो तब निकलेगा जब उसको दिहाड़ी मिलेगी, वो अपनी ड्यूटी करने नहीं निकलता। अंकित जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ। एज ए व्यापारी, जब आप अगर एक कर्मचारी की जिम्मेदारी तय नहीं करते, देखिए आपने अभी सिक्योरिटी की बात करी, अगर एक थाने के अंदर में आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देंगे कि जो अनट्रेसेबल केस हैं वो क्यों नहीं ट्रेसेबल हो रहे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि जब सरकार ने चाहा कोई भी चीज़ लागू करने की, कोविड के अंदर में ये देश 45 दिन बंद रहा, तो सरकार ने चाहा तो क्या 45 दिन बंद नहीं हुआ, या पब्लिक ने सहयोग नहीं करा सरकार को? अगर एक सरकारी कर्मचारी नियम कायदे कानून से बगैर हरेसमेंट के, दो तरीके से होता है नियम कायदे कानून। नियम कायदे कानून का मतलब ये नहीं होता कि जो लोग आप लोगों को हरेसमेंट करना शुरू कर दें। आप लोगों को जागरूक करिए। जब आप लोगों को जागरूक करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम नहीं बदल सकता। पर सरकारी कर्मचारी की, मैं व्यापारी नेता भी रहा हूं, मैं नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहा हूं, तो ये मैं बात बिल्कुल दावे के संग कह सकता हूं कि सरकारी कर्मचारी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी कोई काम गलत भी कर देता है तो आप तो आम आदमी तो कोर्ट और कचहरी में उसमें उलझा रहेगा,
पर वो सरकारी कर्मचारी की कोई जवाबदारी तय नहीं होगी। वो क्या कहेगा कि मैंने तो अपने विवेक से ये डिसीजन ले लिया। तो अब विवेक की तो कोई कानून के नाम से डेफिनेशन ही नहीं है। दो तरीके की डेफिनेशन इस देश में चल रही है। एक चल रही है कि विवेक से डेफिनेशन है, एक है कानून की डेफिनेशन है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो सिर्फ एक टैक्स पेयर की, एक नॉर्मल बस सिविलियन की बिल्कुल रह गई है। आम आदमी की रह गई है, वो आम आदमी की है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। और वो आम आदमी को जैसे सरकार चाहे वैसे घुमा दो। बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से आपके थे। एक सर, हम कहीं पे भी, दिल्ली बहुत छोटा है और भी बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है, यूपी में चले जाइए, चाहे चाहे आप सटे हुए हरियाणा में चले जाइए, पैदल चलने की जगह बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। पेडिस्ट्रियन जिसको हम बोलते हैं, चाहे हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, सिर्फ वीआईपी एरिया को आप छोड़ दीजिए। वीआईपी एरिया वो जहाँ पे आपका सीएम या जहाँ पे आपके जजेस, जहाँ पे मंत्री रहते हैं, मज़े की बात यह है कि ना तो वहाँ पे आपको ई रिक्शा नज़र आएगी, ना वहाँ पे आपको ठेला नज़र आएगा, ना आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी, ना आपको ऑक्यूपाइड पेडिस्ट्रियन ये नज़र आएगी। तो क्या आम जनता, एक हाउस टैक्स भी दे रहा है, नेता हाउस टैक्स नहीं दे रहे, सरकारी आवास में है वो, उनके लिए बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है। देखिए एक सिविलियन के लिए सब चीज, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। अंकित जी देखिए, बार बार जो मैंने आपसे कहा, हमें ना इसके ऊपर में दिल्ली को डेवलप करने के लिए बड़ी गहराई से ज़रूरत है। दिल्ली को मैंने आपसे पहले ही कहा कि मल्टीपल एजेंसियों ने ख़राब कर दिया जी। किसी की जवाबदेही यहाँ पे तय नहीं है। कोई कहता है ये दिल्ली जल बोर्ड, लोगों को ही नहीं पता है कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट के अंदर है। कोई कहता है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है, कोई कहता है एमसीडी के अंदर है, और कोई कहता है दिल्ली सरकार के अंदर करता है। तो जवाबदेही किसी की भी तय नहीं है। आप देखिए आज पोल्यूशन के ऊपर में भी अभी हम आ जाते हैं करंट के अंदर में। आज पोल्यूशन के अंदर है, कहीं केंद्र सरकार की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंदर में हैंडल कर रहा है, कहीं दिल्ली सरकार का है, कहीं एमसीडी का है, कहीं थाना अटेंड कर रहा है। तो आप बताइए कि ये सब लोग पोल्यूशन कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? तो ऐसे ही जो अवैध कब्जे की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अफसर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति एक इतनी बड़ी चीज है कि अगर हम इस दिल्ली को चाहे पेरिस बनाना है, जो सब लोग, सारे नेता लोग कहते हैं, मैं कहता हूं पेरिस कुछ भी नहीं है। पेरिस कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो हम इस दिल्ली को इससे भी खूबसूरत बना सकते हैं। आप दिल्ली में जा रहे हैं तो सर देखा जाता है, कमेटी आने वाली है, कमेटी चलती है तो फोन आ जाता है कि कमेटी आ रही है, सब इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने आपको, इनको यही नहीं पता कि एक्चुअली कमेटी किस टाइम निकालनी चाहिए। दिल्ली के अंदर करीबन, आप विश्वास करेंगे, मैं अभी डेटा देख रहा था, करीबन 9 लाख कम नहीं होते सर, और जो कि सारे अनऑथराइज्ड, उनको खड़े होने के लिए जगह भी तो चाहिए। क्या ये पुलिस वाले, क्या ये एमसीडी वाले, इनको नहीं पता होता क्या कि कहां कौन खड़ा हो रहा है? देखिए मैं आपको वही बार बार बात बता रहा हूँ कि मैंने एमसीडी के अंदर में बहुत सारी पॉलिसी के ऊपर उठाए। एक पॉलिसी हाकर पॉलिसी भी है, फेरी वालों की पॉलिसी है, रेडी पटरी वालों की पॉलिसी है, जो आज तक बनी नहीं है। अगर हम जोनल प्लान को देखेंगे, दिल्ली के अंदर में एमसीडी बनी, इनके अंदर में दिल्ली डेवलपमेंट के लिए हर एरिया के जोनल प्लान बनने थे, वो प्रॉपर बने क्या? 2006 के अंदर सीलिंग का मुद्दा आया, उसके अंदर के हिसाब से जो आज दिल्ली के अंदर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो रेजिडेंशियल में नहीं होनी है, वो रुकी क्या? अब समझिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम इस देश में कानून बनाते हैं सिर्फ, अब समझिए, और वो कानून किन के लिए बनाते हैं? आम जनता के लिए बनाते हैं। पर वो अफसर के लिए अफसर हो जाता है। कानून जो है वो अफसर के लिए एक अफसर है। कानून एक अफसर के लिए अफसर है, ठीक है? तो ये जब तक हम नहीं इस चीज को क्लियर कर पाएंगे कि जवाबदेही जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हम जवाबदेही तय नहीं करेंगे, और आम जनता अगर कोई शिकायत करती है
या किसी टैक्स पेयर के संग कुछ गलत होता है, जी। वो किसी भी रूप में दे रहा है, टैक्स हाउस टैक्स के रूप में दे रहा है, चाहे वो आपको जीएसटी दे रहा है, उसकी कहीं सुनवाई है क्या? अगर हम महसूस करेंगे, अगर आप महसूस करेंगे तो हमारी किसी भी सरकार की कोई भी राजनीतिक दल हो, वो टैक्स पेयर को तो हर जगह चोर ही समझते हैं। वो तो क्या समझते हैं कि ये मैनिपुलेटर ही है, कि आप ईमानदारी से कुछ भी कर रहे हो, आपको अगले साल वही नुकसान हो जाए। तो कोई सरकार आपकी किसी व्यापारी की, क्या वो छोटा व्यापारी हो क्या बड़ा व्यापारी हो, कोई मदद के लिए आया? देखिए, मैं तो रेहड़ी पटरी वालों को भी व्यापारी मानता हूं, क्योंकि वो कमा के तो खा रहे हैं। आप समझे? एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये जो हॉकर्स है आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर करीबन शायद 8 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स हैं करीबन? यस, लगभग साइड पे आ जाएगा। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है। हाँ, तो क्या इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? सर देखिए, आप जीएसटी के बारे में अगर जानना क्या चाहें, इनको टैक्स देने का अधिकार नहीं है? देखिए सर, अगर आप जीएसटी के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं क्लियर करता हूं आपको। पहले हम समझे कि जीएसटी लागू करने का मोटिव क्या था। जो सरकार ने जब पहले ओरिजिनल जीएसटी एक्ट बनाया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स था, पर जीएसटी को हम समझे, जीएसटी जो है वो पैन बेस है। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में एक पैन नंबर से आप काम कर सकते हैं कहीं भी, बैंक अकाउंट किसी भी एरिया में, कि आप पंजाब में खुलाइए, कहीं हरियाणा में खुलवाइए, कहीं भी पूरे देश में आप उसी एक पैन नंबर से, जो एक पर्सनल पैन है, एक कंपनी का टैक्स है, एक पार्टनरशिप का है, जो भी कैटेगरी है, उस पैन नंबर से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप लीगल चैनल के थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज जीएसटी लागू क्यों करा था? जीएसटी लागू करने का भी यही मतलब था कि कहीं पे कस्टम ड्यूटी कमियां ज़्यादा है, कहीं चुंगी है, कहीं पे लोकल टैक्स है। इन सब टैक्सों को ख़त्म करके एक जीएसटी एक्ट बनाया गया था। बहुत ही अच्छा कानून है। अगर हम इसको समझना चाहेंगे, बड़ा व्यापारी के हित में है, पर इस कानून को तोड़ मड़ोड़ के एक इस तरह का उत्पीड़न टैक्स बना दिया गया है आज इसका, कि जीएसटी के अंदर गलती होने पे अगर आम आदमी, एक कारोबारी ने जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो अपनी मंथली रिटर्न भर रहा है और उसके कर्मचारी से कोई ह्यूमन एरर हो जाए तो उसको वो रिवाइज नहीं कर सकता एक बार सबमिट होने के बाद में। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं समझा। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा इस तरीके से तो सिस्टम। देखिए, मैं ये ह्यूमन एरर है। आज अगर सरकार से कोई गलती हो जाती है तो सरकार क्या उस चीज की जिम्मेवारी लेती है? नहीं, मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं? आप कंप्यूटर के अंदर में बटन दबा के डाटा भर रहे हैं ऑनलाइन जीएसटी की साइट पे, तो ह्यूमन एरर से गलत डाटा भर के कर्मचारी हैं, कोई सीए हैं, कोई देखिए कारोबारी, वो कारोबार करेगा। जितने भी कारोबारी, मैं नहीं समझता हूं, जितने भी तकरीबन आज जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, वो कारोबार कर रहे होंगे, वो रिटर्न नहीं भरते हैं। रिटर्न या तो उनके कर्मचारी भरते हैं या उनके जो सीए फर्म है, लॉ फर्म है, वो भरती हैं। अगर किसी उस लॉ फर्म के कर्मचारी ने डाटा कोई गलत भर दिया तो उसमें करेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं मानता हूं कि भाई आप 1 महीने का टाइम दीजिए, टाइम लिमिट फ्रीज करिए, पर जब हम चेक करें और डाटा गलत हो गया तो क्यों नहीं कर सकते? और एक दूसरा, जीएसटी पहले पूरे हिंदुस्तान में आपको एक जीएसटी नंबर लेना था, जो इसका मूल उद्देश्य था। उस टाइम मैं जनरल सेक्रेटरी था दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का। जब मैंने इस एक्ट के बारे में पढ़ा और चर्चा हुई थी, तो आपको इस जीएसटी को पूरे हिंदुस्तान में एक जीएसटी नंबर लेना था, उससे आप पूरे हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते थे, जैसे आप पैन नंबर से कर सकते हैं। तो आपने इतना उलझन वाला जीएसटी कर दिया कि आज बहुत सारे लोग जीएसटी नंबर लेना ही नहीं चाहते हैं। आज आप जीएसटी सरेंडर करने जाइए, जीएसटी में ऐड और अमेंडमेंट कराने जाइए, तो आपको हर चीज़ के तो पैसे देने हैं। तो आप बताइए कि कौन जीएसटी के झमेले में पड़ना चाहेगा? सरकार, मैंने कहा ना कि सरकार, देखिए इस देश में सब लोग कानून का पालन करना चाहते हैं। आम जनता ऐसा नहीं है, देखिए, कि कानून का पालन नहीं करना चाहती। आम जनता कानून का पालन करना चाहती है, पर सिस्टम उसको मजबूर करता है उस कानून का पालन करने से। बहुत बढ़िया। सिस्टम चाहता ही नहीं कि आप सीधे तरीके से चले। हाँ बिल्कुल, पैसा ही नहीं बनेगा ना। आपने बहुत बढ़िया एक अभी चीज़ बोली, ये अफसर के लिए तो अफसर है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये तो मेरे यहाँ पे फिट हो चुकी है
देखिए आप देखिए ना, आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अभी दिल्ली के अंदर में नोटिफाई हो गया, ट्रैफिक रूलिंग का चलान, हैवी चलान नोटिफाई हो गया। तो आप समझिए कि आज की डेट के अंदर में दिल्ली पुलिस के अंदर में तकरीबन जो अफसर है हाँ जी। वो टीआई बनना चाहते हैं, ट्रैफिक के अंदर में जाना चाहते हैं, ट्रैफिक इंचार्ज बनना चाहते हैं। तो सोचो ऐसा क्यों? तो सर हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स की। करीबन 7.5 करोड़ के आसपास हमारे टैक्स पेयर्स है। पॉपुलेशन इंडिया की आप जानते ही हैं 150 करोड़, 150 करोड़। क्यों एक बहुत छोटा सा तबका ही ऐसा है जो कि टैक्स पेयर है? वाई नॉट इट इज 50 करोड़, वाई नॉट इट इज मे बी 30 करोड़? ऐसा क्यों? क्यों कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो कि एक आदमी को खींच रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन में नहीं जाऊं, मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं कराऊं, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे टैक्सेशन में नहीं जाना? कौन से ऐसे चैलेंजेस है? देखिए अंकित जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हम सब लोग एक नंबर देख रहे हैं कि 150 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान के अंदर में हैं और 7.5 करोड़ लोग जो पीपल्स हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो देश है कृषि प्रधान देश है। जी। यहाँ जब आप फार्मर हो जाते हो तो आपको फार्मर होने के बाद में आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन या टैक्स पे करना नहीं आपकी लायबिलिटी है। इसको एग्री बिजनेस जिसको आप बोलते हैं? नो नो नो, फार्मर, प्योर फार्मर। अब यहाँ पे भी एक ब्लैक एंड वाइट है। मैंने आपसे कहा ना कि सरकार एक ब्लैक एंड वाइट हर जगह है। सरकार या जितने भी जो पॉलिसी निर्धारित लोग हैं वो सब ब्लैक एंड वाइट छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि किसान जो इस देश का अन्नदाता है, आदरणीय है। मेरी हाथ जोड़ के अपने देश के हर किसान को प्रणाम करता हूं मैं उनको। हम एक अच्छा भोजन खा रहे हैं और इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने जो बूस्ट करा है वो इस देश के किसानों ने करा है, तो मैं उनको सशक्त प्रणाम करता हूं। पर मैं ये साथ में जोड़ना चाहता हूं, जो किसान है उन्हीं को से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। पर अगर वो किसान के साथ कोई इंडस्ट्री चला रहा है और इंडस्ट्री के अंदर में वो मालिक है तो फिर आपको उसको 1 रुपए की भी इनकम के अंदर में उसको आपको टैक्स रिबेट नहीं देनी चाहिए, नॉर्मल टैक्स स्लैब लगाना चाहिए। जो किसान है वो किसान रहे, जब वो इंडस्ट्री भी लगा रहा है, वो मल्टीपल काम भी कर रहा है, तो वो किसान का रहा। एक आदमी कितनी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा? एक किसान है तो किसान है। तो जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे इस देश में टैक्स पेयर नहीं बढ़े। दूसरी बात, जो आज भी ये टैक्स पेयर आप 7.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, इनमें एक्चुअल जो टैक्स पेयर हैं वो तो कुछ लाख ही लोग हैं टैक्स पेयर। बाकी तो आज बैंक से लोन लेने के लिए, कार लोन लेना है आपको, क्रेडिट कार्ड लेना है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ हज़ारों रुपए की वो रिटर्न भरते हैं। नौकरी पेशा लोग जो कि 10,000, 20,000 रुपये, 500 रुपये का टैक्स भर रहे हैं कि जिससे उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। एक्चुअली समस्या क्या है कि हमने एक सिस्टम को इतना जटिल बना रखा है। अगर आप मेरे से पूछोगे सच में तो हिंदुस्तान में ब्लैक मनी की कोई जगह ही नहीं है और हिंदुस्तान आज अमेरिका की इकोनॉमी को फेल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कैसे? इस देश के अंदर में पर्सनल इनकम टैक्स खत्म करना है अपने, सिर्फ पर्सनल। कंपनी इनकम टैक्स खत्म करना है। एक कंपनी का नहीं करना है। एक कंपनी जो टैक्स दे रही है वो दे। अगर हम इसको भी देखेंगे, जो 20 लाख करोड़ का सरकार आंकड़ा दे रही है इनकम टैक्स का, तो पर्सनल ने तो 8 लाख करोड़ ही दिया है और जो कंपनियां उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए टैक्स दिया है मेजर। तो पर इससे क्या होगा? पर्सनल इनकम टैक्स खत्म होने से आपको जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स की जगह है, जी। वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जो आज सरकार कह रही है कि हमें मंथली 2 लाख करोड़ का जीएसटी आ रहा है, वो सारा जीएसटी 4 लाख करोड़ भी हो सकता है महीने का। क्योंकि आज देखिए जो बाजार में आम कंज्यूमर है वो हर चीज के लिए जीएसटी पे कर रहा है, पर वो सिर्फ छोटी सी मैनिपुलेशन के चक्कर में उस दुकानदार से वो बिल नहीं लेता है। तो क्यों नहीं लेगा बिल? जब आपका पर्सनल इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो सारा सिस्टम पैसा चैनलाइज हो जाएगा।
हर आदमी कहेगा कि मेरे पे पर्सनल इनकम टैक्स तो है ही नहीं, तो भैया मैं तो बैंक खाते से ही पैसा दूंगा और मेरे को तो पक्का बिल चाहिए। तो एक सिस्टम ही पूरा रिफॉर्म हो जाएगा। आप देखिए ना, आज आप अब एक दुबई है जैसी छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे जीएसटी तो लग रहा है, इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। तो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपनी जो कंपनियां हैं दुबई में या टैक्स फ्री जोन के अंदर क्यों बना रखी हैं। ऐसे ही जो बड़े अरबपति लोग हैं वो इस हिंदुस्तान को पिछले 10 सालों में छोड़ के क्यों चले गए टैक्स फ्री कंट्रियों में, और वो काम आज भी यही करते हैं। ये सोचने की बात है। ये हमारे एक सिस्टम को, हिंदुस्तान के अंदर में ब्लैक मनी नाम की कोई चीज है ही नहीं, अनअकाउंटेड मनी है। और वो अनअकाउंटेड मनी क्यों है? सरकार की पॉलिसी की वजह से। आज अगर ये पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट हो जाए, इनका टैक्स कलेक्शन डबल हो सकता है। टैक्स कलेक्शन जीएसटी में डबल हो सकता है, हर चीज में होगा। आप समझिए, जो डाटा नहीं है आज वो सब प्रॉपर हो जाएंगे। सिर्फ 3% जो इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं जी, क्योंकि आज भी इस डेट के अंदर में 17% लोग, 80% तो टैक्स कैटेगरी में आते ही नहीं। जब आप उनको, खुद सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ परिवारों को खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, नहीं सर, आप समझिए। तो जब सरकार ही मान रही है ना कि उनकी इनकम ही नहीं है, जो सरकारी जो डाटा मान रही है, तो मैं उसको चैलेंज क्यों करूं? तो 17% जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो और क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या जो ये सरकार, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, क्या जब ये सरकार बोलती है कि मैं अनाज फ्री दे दूंगी, मैं आपको बिजली फ्री दे दूंगी, मैं आपको पानी फ्री दे दूंगी, कोई कहते हैं आपको झुग्गी से फ्लैट फ्री दे देंगे, ये सब फ्री के चक्कर में लोग काम नहीं करना चाह रहे या टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते? मैं थोड़ा सा ये भी आपसे एक बार दोबारा, दो चीजें बहुत अलग अलग हैं। देखिए, सरकार को, मैंने कहा टैक्स, सरकार को फ्री 2 चीजें हर आदमी को देनी चाहिए और उसमें भी कैटेगरी वाइज देनी चाहिए। जब आप कहते हैं एजुकेशन, जी, एजुकेशन सबको एक ही क्वालिटी की मिलनी चाहिए। आज इस देश में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज किसी भी चीज के होने ही नहीं चाहिए। जिसमें टैलेंट है हर उस बच्चे को, क्या वो अमीर का बच्चा है या वो गरीब का बच्चा है, उन सबको एजुकेशन एक ही क्वालिटी की। देखिए, जब आप कहते हैं कि आज एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक कम इंटेलिजेंट है, तो क्या हम ये महसूस करते हैं कि आज देश के अंदर में जो गांव के अंदर में एजुकेशन की क्वालिटी है और या दिल्ली शहर के अंदर जो स्कूल है, वो बच्चा दिल्ली के बच्चे से, बॉम्बे के बच्चे से या जो मेट्रो शहर के बच्चे हैं उनसे compete कर पाता है? आप समझिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक हीन भावना जागरूक होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो आप समझिए, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। तो ये सरकार का फेलियर है कि आज 75 साल बाद भी जो बेसिक ज़रूरत है कि एजुकेशन सबको एक ही क्वालिटी की मिलनी चाहिए। मैं यहाँ ठोक के कह रहा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ये जनता से, नेताओं से सबसे अपील करता हूँ कि सबसे पहले हम एजुकेशन सबको एक तरह की दें, एक क्वालिटी की दें। तो इस देश के अंदर में 1 टैक्स 1 नेशन या 1, जब हम कहते हैं कि ये देश, कि हम भारत के नागरिक हैं, बनने की तरफ हम इस देश को ले जाएंगे। देश के अंदर का हर बच्चा ये जानेगा कि हम सब एक हैं। जब आप एजुकेशन लेवल के अंदर ही उनमें अंदर में डिफरेंस पैदा कर रहे हो कि आज की डेट में तो दिल्ली शहर में, अंकित जी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि स्कूलों के भी ब्रांड हो गए हैं, पब्लिक स्कूलों के भी ब्रांड हो गए हैं कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, डीपीएस मथुरा रोड पे पढ़ता है, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, संस्कृति स्कूल में पढ़ता है। मतलब देखिए कि जो पब्लिक स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें भी कैटेगरी हो गई है। तो आप इस देश के अंदर में जब एकता की बात करते हैं या इस भारत के नागरिक की बात करते हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सोचने की बात है। अब दूसरा आपने मुद्दा उठाया कि भाई ये फ्री, तो मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के ऊपर में क्लियर कहा कि हमें कमज़ोर तबके के लोगों की मदद करनी चाहिए, पर वो मदद हमें करनी चाहिए डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट के रूप में, जो सरकार को भी पता रहेगा कि एक परिवार को कितने डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कितने मिल रहे हैं। क्योंकि आज जब मल्टीपल ये बेनिफिट स्कीम चल रही हैं जी,
इससे बल्कि उल्टा क्या हो रहा है, वेलफेयर स्कीम से ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, मार्केट से काम खत्म हो रहा है। जैसे आज सरकार है, सरकार ये आज फूड सब्सिडी बांट रही है कि हम देखेंगे 5 किलो अनाज, गेहूं। अब आप ये थे कि इन सब की एक कॉस्ट है। अब सरकार पहले तो इन सबको प्रिक्योरमेंट करती है, फिर इनको बाजारों के अंदर में बांटने के लिए सबको एक सिस्टम डेवलप करती है। पहले आप स्टोर करते हो, फिर एक सिस्टम से बांटते हो, इन सबकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मैं आपको बीच में रोकूंगा। ये जो भी फ्रीबीज है, इलेक्शन हम भी देख रहे हैं पिछले 15-20 साल से, किसी को पानी देना है फ्री में, किसी को कोई कोई सरकार अनाज बांट रही है। एजुकेशन की क्यों नहीं बात कर रहा कोई? आपने अभी बहुत बढ़िया एक चीज़ बोली कि एजुकेशन जो है, अमीर और गरीब में आपने एजुकेशन के स्तर को डिवाइड कर दिया। ये सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हम आपको इस काबिल बना दे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो? सर क्या वो आपको अपने पैरों पे नहीं खड़ा होने देना चाहती क्या? सर, इस देश के तकरीबन राजनेता ये जानते हैं, हर पार्टी के, कि अगर लोग पढ़ लिख गए और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इस देश के अंदर में पर्सनल इनकम टैक्स आप ख़त्म कर दीजिए तो ये देश अमेरिका से भी ऊपर है आज की डेट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर में। आज भी ये देश सोने की चिड़िया है। पर आप लोग टैक्स क्यों नहीं देते? पहले हम ये मेंटलिटी समझें। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि सरकार टैक्स पेयर को सुविधा क्या दे रही है। अगर किसी टैक्स पेयर को हारी बीमारी हो जाए, उस बिजनेसमैन का बिजनेस खराब हो जाए, तो आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं? उनका कोई हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री है? आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको एयरपोर्ट के अंदर में कोई लैंड टैक्स पेयर के लिए रिजर्व है? आप रेलवे स्टेशन जाते हो, आपके लिए कोई रिजर्वेशन है? आप मंदिर में जाइए, तिरुपति मंदिर में जाइए, वहाँ आईएएस आईपीएस अफसर और राजनेता जाते हैं, उनके लिए तो कैटेगरी रिजर्व है। और इस देश के टैक्स पेयर को वहाँ पे भी चंदा दे के ही रिजर्वेशन लेना पड़ता है। तो बताइए, वो टैक्स देगा या चंदा देगा? आप मुझे बताइए। चंदा दीजिए तो आपको सारी सुविधाएं हैं, तो आप मुझे बताइए वो टैक्स क्यों देना चाहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण, जैसे अभी आपने बताया एजुकेशन की, इसको तो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, बजाय मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा। फ्री के अलावा भी एक ही लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए हर आदमी को। ये आप हमारी ऑडियंस के लिए, और ये इतना एक स्ट्रांग मैसेज दे दीजिए जिससे कि हमारे जो राजनेता नेता जो है ना, मैं फ्री बिजली पानी की जगह एजुकेशन फ्री दे दे। मैं इस हर देश के नागरिक से अपील करूंगा कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हर नागरिक को आज इस सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि हमारे अपने बच्चे आज आप देखेंगे मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, वो मानसिक बीमारियों का शिकार क्यों हो रहा है? हमने इसके बारे में सोचा है? वो हो रहा है, वो स्कूल के अंदर से अपना डिप्रेशन लेके आ रहा है, मानसिक रोग लेके आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि एक बच्चा पानी की बोतल ला रहा है 1000 रुपए वाली, और एक बच्चा बेचारा एक पानी की नॉर्मल बोतल लेके जा रहा है। स्कूल का बैग, स्कूल की वर्दियाँ, स्कूल का सिलेबस सब डिफरेंट है। तो आज मैं सब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आज से 50 साल पहले का जो सिस्टम था कि भैया सबको एक तरह की एजुकेशन मिलेगी, एक ही तरह के स्कूल होंगे, एक ही तरह का सिलेबस होगा, आप हायर एजुकेशन में नहीं कर सकते सिस्टम, पर आप क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सबको एक एजुकेशन, एक तरह की, एक स्टेट के अंदर में वर्दी, मैं नहीं कह रहा कि पूरे देश में आप एक वर्दी करिए, पर एक स्टेट में तो आप एक वर्दी लागू कर सकते हैं। एक ही तरह का सिलेबस, एक ही तरह की सब सुविधाएं, जो हर एक बच्चे का अधिकार है, आप उसको दीजिए। तो भेदभाव, ऊंच नीच, और जो हम पहले दिन से स्कूल में सीख रहे हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो खत्म हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के ये विनती आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि देश की सरकारों से कहिए कि सबको एजुकेशन एक ही तरह की मिले, एक ही स्टैंडर्ड की मिले, तभी तो सही कंपटीशन का पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बस कुछ मिनट और लेंगे आपका, क्योंकि बहुत अच्छा एक हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है आपसे। हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे आपने तो बहुत अपनी दूरियां बना ली पॉलिटिक्स से, हायरार्की चली आ रही है। दादा है, पोता भी इलेक्शन लड़ेगा, दादा पे 10 क्रिमिनल केस है,
वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पोते को दे दिया। आज हमारी मिनिस्ट्री में आप देख लीजिए, हमारे चाहे एमपीज ले लीजिए, चाहे एमएलए ले लीजिए, चाहे काउंसलर ले लीजिए, पार्टी आपकी एजुकेशन देख के, क्वालिफिकेशन देख के आपको टिकट नहीं दे रही। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी है। पार्टीज ये देख के टिकट दे रही है कि आप पार्टी के लिए वो सीट निकाल के लाएंगे या नहीं लाएंगे, जिसकी वजह से पार्टी का जो हेड है वो उस स्टेट का सीएम बनेगा या नहीं बनेगा। आपका अस्तित्व, मैं बीच में थोड़ा सा आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगा अंकित जी, मैं आपको कि क्रिमिनल केसेस अधिकतर पॉलिटिशियंस के ऊपर है, फिर भी उनको इलेक्शंस में निकाला जाता है। दो चीजें, आप आइए, आप इलेक्शन लड़िए, क्योंकि उनका एक इतना स्ट्रांग होल्ड होता है उस एरिया के अंदर कि पार्टी समझती है कि ये जीत के पार्टी के लिए सीट निकाल के लेकर आते। देखिए अंकित जी, दो चीजें बहुत डिफरेंट और आप अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर मैं इस क्वेश्चंस का, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस का एक ही लाइन में जवाब आपको दे देता हूं, शॉर्ट एंड ब्रीफ के अंदर में। सबसे पहले तो हम ये जान लें, मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति इस देश के अंदर में राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। आप सबसे पहले तो आप इस बात को, ये देश की जनता भी जान ले कि इस देश के अंदर में जो राजनीति है वो लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस दिल्ली शहर के, एक छोटे से इस दिल्ली शहर के अंदर में लोग सिर्फ एक निगम पार्षद क्यों बनना चाहते हैं कि पावर। तो जब आप समझिए आप एमएलए हो गए जिस स्टेट के अंदर में, वहां पे आप पे क्या पावर है, आप एमपी हो गए तो क्या पावर है, आप मंत्री बन गए तो क्या पावर है, और आप ये नहीं समझ पा रहे कि सुविधा कितनी जबरदस्त, जब आप इस सत्ता के नजदीक आ जाते हैं जिसे आप लोकतंत्र कहते हैं, कितनी सुविधा और कितनी पावर गेम आपके कंट्रोल के अंदर में आ गई, जो आप अरबपति होने के बाद भी इस देश में, जबकि गिने चुने अरबपति हैं, मैं कहता हूं कुछ हजार होंगे अरबपति, लाखों तो नहीं है, और अगर मैं लाखों भी अरबपति मान लूं तो उनको भी नसीब नहीं है। तो आप सोचिए, तो आप जो ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर का बेटा या नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बनना चाहेगा, ये आपकी इस बात का जवाब है। दूसरा, आपने कहा कि जिन लोगों के ऊपर में क्रिमिनल केस है, तो जब तक, मैं यहां पे इस बात से सहमत हूं, जब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती थी तो तब तक वो आदमी बेगुनाह है, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम इस देश के अंदर में पहले एफआईआर लॉन्च करते हैं, बाद के अंदर में वो बेगुनाह है या गुनाहगार है। अगर हम देखेंगे आज इस देश में जितने मुकदमे होते हैं क्रिमिनल या सिविल मुकदमे धोखाधड़ी के, अगर हम जाएंगे तो उनमें 90% केसों का हाल क्या है, सिर्फ 10% लोगों को भी सजा नहीं मिलती। आपकी बात बहुत बड़ी कर देता हूं। डॉक्टर बनने के लिए आपको एग्जाम देना है, आईएएस बनने के लिए आपको एग्जाम देना है, आईपीएस बनने के लिए आपको एग्जाम देना है, और वही आईपीएस आईएएस एक बिना पढ़े लिखे नेता के नीचे काम कर रहा है। ये तो सोचने की बात है ना। क्या नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होना चाहिए? क्या एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए एक नेता बनने के लिए? जिसके नीचे आईएएस आईपीएस बैठा है, शर्म आनी चाहिए। देखिए, नहीं, मैं आपकी बात पे मैं सर सही कहता हूं, शर्म आनी चाहिए। नहीं, देखिए, कुछ आपका ना, मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है, आपको मैं अपनी बात से सहमत कराऊंगा। मैं तर्कीन बातें करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने राजनीति से दूरी बना ली। पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि डिग्री से आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते। हमने बचपन में एक कहावत पढ़ी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से कि पढ़े लिखे से गुणा होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वालिटी है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा। आप जितने भी बड़े आज बिजनेसमैन देखेंगे, धीरू भाई अंबानी को आप देखिए, अगर उनके पास क्या डिग्री थी, उन्होंने क्या इंडस्ट्रियाँ नहीं लगाई, कितने लोगों को रोजगार नहीं दिया। तो दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको एक चीज़ सिर्फ समझाना चाहूँगा कि जनसेवा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्री मैटर नहीं करती है। ऐसे ही मैंने आपको कहा कि पर एक ईमानदारी, नेक नीयत से हम इस देश का भला करना चाहते हैं, वो बड़ा टफ है। टफ किस लिए है कि हम
इस आज़ादी के मतलब भूल गए हैं इस 75 सालों में कि ये आज़ादी हमें किन लोगों की कुर्बानी से मिली। आज हम उस सिस्टम को भूल चुके हैं, क्योंकि क्या है कि आज हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, कोई पढ़ रहे स्कूल की भी कैटेगरी हो गई है। आप सर, समझिए, आजकल हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी या हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे नेता नहीं रहे ना सर। नहीं सर, आप समझिए, ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता हैं, पर सिस्टम क्या है कि आज मैंने आपसे बार बार कहा ना कि सिस्टम क्या है कि सिस्टम जिसको हीरो बनाना चाहता है, मीडिया जिसको हीरो बनाना चाहता है उसको हीरो बना देता है, और जिसको जीरो बनाना चाहता है उसको जीरो बना देता है। देखिए आप समझिए, आज जूता उछालने वाले हैं ये लोग, जूता उछालने वाले, चप्पल उछाल मारने वाले, साई फेंकने वाले लोग ज़्यादा क्यों होने लगे? संसद में जिन्होंने बम फोड़े, क्या वो सिर्फ कलर वाले बम थे? क्यों हो गए ऐसे पैदा? सोचने की बात है। क्या वो जागरूकता पैदा कर रहे हैं? नहीं। वो मुद्दों के ऊपर में बात कर रहे हैं? नहीं। वो सिर्फ एक मीडिया के द्वारा अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन सब लोगों के मीडिया के अंदर में फोटोज नहीं आने चाहिए। इन सब, जैसे ही वो फोटो कोई भी अगर टेलीकास्ट करता है, बैन कर देने चाहिए। तो आप देखिए कि लोग जागरूकता के मुद्दे पे बात करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस देश में दो चीजें, एक चीज तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन। उसके बाद में दूसरी आती है मेडिकल। तो मेडिकल फ्री होनी चाहिए, पर अगर जो टैक्स पेयर, मैं आपको लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना कि लोग अपने आप इनकम देंगे, क्योंकि आज इस देश के अंदर में एक मिडिल क्लास आदमी का मेडिकल का अगर आप बजट देख लोगे तो आप कहोगे कि वो टैक्स अगर देगा तो उसके लिए मेडिकल सुविधा के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा। आप ये समझ लीजिए, अगर वो बेचारा 20 लाख रुपए कमाता है और वो 6 लाख 10 लाख की इनकम दे रहा है, तो 10 लाख रुपए उसका मेडिकल का खर्चा है, जिसमें भी वो सरकार को जीएसटी दे रहा है, सारे टैक्सेस दे रहा है। तो पर क्या उसको मेडिकल मिलती है? क्योंकि मेडिकल तो 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को फ्री है। एक उसके ऊपर भी इनकम क्राइटेरिया का, आयुष्मान भारत योजना हो या दिल्ली सरकार की योजना हो या किसी भी स्टेट की हो, तो इनकम स्लैब की कैटेगरी है। तो बताइए कि वो 10 लाख रुपए जब उसको मेडिकल पे हर साल अपने परिवार के लिए खर्च करने हैं, वो कहाँ से खर्च करेगा? बताइए आप मुझे। तो मेडिकल में आप कहिए ना कि भैया आप जितना टैक्स देंगे उसके हिसाब से हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस देंगे। टैक्स पेयर के लिए कुछ भी फ्री नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, उसको कोई सुविधा नहीं है। अरे एयरपोर्ट के अंदर भी वो लाइनों में धक्के खा रहा है। क्या वो अरबपति हो या करोड़पति हो, सिर्फ हाँ अगर आपने टिकट खरीदी बिजनेस क्लास की जिसकी सीटें ही कुछ लिमिटेड है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है ना सर। कॉस्ट के अलावा भी लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप पे पैसा और बिजनेस क्लास फुल आप टिकट मिल ही नहीं सकती। आप समझिए, अगर आप पैसा भी खर्च करना चाह रहे हैं तो क्या सुविधाएं आपको? हर जगह तो आप पैसा ले रहे हैं, तो दे क्या रहे हैं टैक्स पेयर को? ये सोचने की बात है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस देश के अंदर में कि अगर हम नेता और आम जब लेके जाएंगे, ब्लैक मनी की सब लोग बात करते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ 3% पर्सनल इनकम टैक्स जो लोग देते हैं। आपको कंपनी इनकम टैक्स खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को अगर जब देखेंगे आप जीएसटी के मोर्चे पे और इस देश को बढ़ाने के मोर्चे पे, सिर्फ 3% पर्सनल जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये पर्सनल इनकम टैक्स आज हम ख़त्म कर दें और जीएसटी को सिंप्लीफाई कर दें, तो ये देश एक ही साल के अंदर में वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। इस देश के लोगों पे, इस देश के टैलेंट पे मुझे इतना भरोसा है। एक आखिरी आपसे एक अपील, जो कि एक ऑडियंस के लिए, अभी दिल्ली में कुछ ही टाइम के अंदर इलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? किसको, पार्टी स्पेसिफिक नहीं, कैसे चुनना चाहिए नेता को? दिल्ली के अंदर में कोई इलेक्शन कराने की, दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है तो एमएलए या जो कैबिनेट है वो यहाँ पे बटी हुई है, केंद्र सरकार, एलजी और दिल्ली सरकार। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ब्लेम गेम हो जाता है शुरू। कोई एमसीडी को ब्लेम करेगा, कोई एलजी को करेगा, कोई केंद्र सरकार को करेगा, केंद्र सरकार दिल्ली गवर्नमेंट को करेगी। तो इलेक्शन किस लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे निकल जाएंगे अगले। तो मैं तो हाँ बिल्कुल, वो अपना आप देश, दिल्ली के लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली में मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली विधानसभा किस लिए, दिल्ली एमसीडी किस लिए? दिल्ली में एक बोर्ड बनाई है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बड़े बड़े सब स्टेट से लोग आते हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। तो उनके डेवलपमेंट के लिए
आज देखिए कितनी ट्रैफिक की समस्या, कितनी समस्या है। एक बोर्ड होगा तो 1 गो के अंदर में काम होना चाहिए दिल्ली को। आज दिल्ली के अंदर काम करने की ज़रूरत है कि हम 100 साल आगे के बारे में सोचें दिल्ली के लिए। तो तब तो दिल्ली ये बदहाली से बच जाएगी। क्या वो अवैध कब्जे हों, क्या रेहड़ी पटरी का मामला हो, क्या वो इन्वायरमेंट का मामला हो, अगर आप दिल्ली को सच में दिल्ली बनाना चाहते हैं और इस देश की राजधानी बनाना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर में एक बोर्ड होना चाहिए जो पूरी दिल्ली को डेवलप करे, जिसके पास सारी पावर हो। तब तो ये दिल्ली इस देश की राजधानी बन पाएगी। नहीं तो आप अगर नाम के लिए सिर्फ एक लुटियन जोन जिसे हम कहते हैं, जो आपने भी कहा, उसके लिए आप कह रहे हैं दिल्ली है, तो बाकी दिल्ली तो 90% दिल्ली तो दिल्ली आज मैं मानता नहीं देश की राजधानी है। सिर्फ 10% एरिया इस देश की राजधानी है। 90% इस देश की राजधानी नाम के लिए है। मैं ये बिल्कुल ठुक के स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। आज आपने बड़े ही मुद्दे उठाए, बड़े अच्छे व्यापारी मुद्दे और जनता के मुद्दे उठाए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी मुद्दे पे या किसी भी चर्चा से मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई हो, गलतफहमी हो गई हो, मैंने अपने विवेक से जितने भी जनता के हित की बातें हो सकती हैं वो करी हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से अपना सफ़र शुरू करा है और आज मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो नेक नीयत मंजिल आसान, इसी मैं सिद्धांत को मानता हूँ कि आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक मुकाम हासिल करते हैं। और आपने जो ये शुरुआत करी है जनता को जागरूक करने की, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आपके उज्जवल इस चैनल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल जो सच में पब्लिक के मुद्दों को उठा रहा है, यही एक मीडिया का एक सच्चा और जागरूक माध्यम होना चाहिए। सभी मीडिया वालों को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई क्यों, ऐसा क्यों। जब तक हम ये क्यों नहीं करेंगे तब तक हम इस आज़ादी के मतलबों का सही और इस भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निक नैक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद।